एक मिनट वेट करो। यार ये सर सलमान से बात करा दो, इसको छोड़ो। क्या बोली? बेटा खामोश हो जाए, अजान हो रही है, मैं अजान का वेट करना चाहता हूँ। चुप कर जाओ, अजान हो रही है। फैंस ऑफ करो जरा, वो सामने। उसके इधर आगे बैठे नजर नहीं आएगा वहां से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज लुक एट द बोर्ड। आज फिजिक्स का काम बहुत थोड़ा सा है, हार्डली 10 मिनट का काम है फिजिक्स का। मैंने कल आपको केमिस्ट्री की वर्कशीट दी थी, आई प्रिज्यूम आप लोगों ने घर से वो सॉल्व की है, जितनी भी आपसे सॉल्व हो सकी है। अगर आपने सॉल्व नहीं की थी, इट इज़ वेरी पैथेटिक ऑफ यू, और आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको यही नहीं पता आपने अपने हिस्से का काम खुद करना है। अगर सॉल्व की थी और उसमें से 10 में से 9 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो सके, आपको मुबारक हो, आपने कम से कम पहला कदम ले लिया, आपने कोशिश करनी शुरू कर दी है। वो 9 क्वेश्चन हम ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स फर्स्ट। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, and about matter, what we can study right now is physical quantities. We can't study anything else in this section of the study. इधर तवज्जो चाहिए बस आपकी। And in physical quantities, if I may, अगर मैं इसको बुक की तरह से sections बनाने की कोशिश करूं, currently we are studying section 0, chapter should I call it section 1, chapter 0, that is बेसिक फिजिक्स। इस बेसिक फिजिक्स के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने देखा, 2 चीज़ें देखी। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक ये कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ फिर 2 तरह की होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और एक डिराइव्ड होती हैं। और इसके अंदर हम फर्दर मूव किए, हमने बेस क्वांटिटीज़ के कुछ के नाम याद कर लिए।
उनके यूनिट्स याद कर लिए। ये बेसिक फिजिक्स है। और हमने बेसिकली आफ्टर बेस क्वांटिटीज इनके 1 to 7 को याद करने के बाद विद यूनिट्स हमने क्या कर लिया, हमने फॉर्मूला मेकिंग सीख ली। आफ्टर दैट वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिसको मैं कहना चाहूँ, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर। द चैप्टर इज, आई शुड कॉल इट चैप्टर 1। अगर आपने नोट्स नीटली बना रहे हैं तो आप देखिएगा ये चैप्टर 1 आपको क्या होगा। दिस इज नाउ जनरल फिजिक्स। इस जनरल फिजिक्स में आपको कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं, मैं हर जल्दी से उनको रिव्यू दे रहा हूँ। सो मैंने सिखाया है आपको कि कैसे एक बेस क्वांटिटी को डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट नामों से याद किया जाता है। रेस्ट का सिनेरियो हो तो उसी को लेंथ कह देते हैं, और अगर मूवमेंट का सिनेरियो हो तो उसी को हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और फिर उससे डिराइव्ड क्वांटिटीज दो ही, देवर एरिया एंड वॉल्यूम। हमने इसमें सीख लिया कि यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व, यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, स्केलर है। और यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व है, सो ये वेक्टर है। हमने सीख लिया कि यहाँ पर हम रेस्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम मोशन की बात कर रहे हैं। हमने इनका यूनिट बना के देख लिया, हमने इनको कैलकुलेट करना सीख लिया। गाड़ियाँ। और यहाँ से आगे हमने फिर जब बात की तो जो जहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म करना है वो क्या है, इधर तवज्जो करो बेटे। हमने इस चैप्टर को ख़त्म किस बात पे करना है, इस बात पे करना है कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ को जब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स। हमने देखा कि जो स्केलर्स हैं इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो तो आम मैथ्स की तरह, आम अरिथमेटिक्स की तरह हो जाती हैं, जैसे यूजुअल अरिथमेटिक है, इसकी भी आम अरिथमेटिक की तरह हो जाती हैं। इफ, ये डबल एफ लगा होता है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ डायरेक्शन इज सेम, अगर डायरेक्शन सेम होगी तो ये ऐसे बनेगी, वरना नहीं तो ये कौन सी इनकी, इनका वरना नहीं तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमने कहा उसके दो मेथड्स हैं ऑफ कोर्स, एक मैथमेटिकल मेथड है, फार्मूला मेथड है, एक फार्मूला मेथड है उसके लिए, इनकी कैलकुलेशन के लिए, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम की एक एग्जांपल भी ली थी। लेट मी पुट दैट हेयर। जिसकी एक एग्जांपल थी हमारे पास, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस, ठीक है, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हमारे पास ये फॉर्मूला मेथड है। और एक दूसरा मेथड है विच इज जियोग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड के अंदर हमने पढ़ लिया हेड टू टेल रूल। क्या नाम है रूल का? हेड टू टेल रूल में क्या होता है, आपके पास जो ग्रिड है, आप सारे वेक्टर्स को इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि हर सक्सेसिव वेक्टर का टेल पिछले वेक्टर के हेड से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो पहला, बिल्कुल सबसे पहला वेक्टर होगा उसको आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। पहले वेक्टर को आपने जब यहाँ प्लेस कर दिया कि ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद आप वेक्टर्स को ऐड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जितने मर्जी वेक्टर्स ऐड करें। फाइनल वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? आप क्या करेंगे, बिल्कुल पहले वाले की टेल पकड़ेंगे, आखिरी वाले का हेड पकड़ेंगे, और ये आपका फाइनल वेक्टर है। उसकी डायरेक्शन देख लीजिए, पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड की तरफ होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस डायरेक्शन को एग्जैक्टली मेजर करना है आपने। आप देखें ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये जो ग्रीन वाला इस वक्त बनाया ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये सारे नॉर्थ ईस्ट। किधर जा रहे हो इब्राहिम? ठीक, ये सारे नॉर्थ ईस्ट हैं। तो एग्जैक्टली ये किधर है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक एंगल। और वो एंगल वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आज हमने बात करनी है। वो प्रॉब्लम, जी आप कुछ पूछने वाले थे? अभी 10 मिनट बाद आपके टीचर ने आ जाना, आप उनसे बात कीजिएगा, मुझे इनको फिजिक्स पढ़ाने देना है, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे कि ये एंगल को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इसके लिए मुझे हल्का सा मैथ्स डिस्कस करना है। जो आपने मैथ्स में ये चैप्टर भी थोड़ा सा लेट पढ़ना है, मैथ्स में ये चैप्टर भी आपने थोड़ा सा लेट पढ़ना है। मुझे हल्का सा सिर्फ उसका इंट्रो आज कराना है, इसलिए हल्का सा इंट्रो कराना है क्योंकि यहाँ पर मेरा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है।
मैं रिवाइंड करा दूं पहले आपको, मैं पहले क्या क्या बता चुका हूँ। मैं सबसे पहले एक बात ये बता चुका हूँ कि सेम डायरेक्शन होगी अगर, तो क्या करना है, ऐड, सिंपली ऐड। क्या करें, सिंपली ऐड की बजाय क्या करता हूँ, ए प्लस बी कर लें। ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ये मैं कल जो बातें कर चुका हूँ, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी। आपने सिंपली इनको ऐड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा सी। समझ आ गई बात, लिख भी देता हूँ, ए बी, आपके पास आंसर आ गया। अगर हमारे पास लेकिन डायरेक्शंस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो फिर क्या होता है, एक को डायरेक्शन जिसको मर्जी, ऑपोजिट है ना, ए पॉजिटिव कहलाएगा तो फिर बी नेगेटिव कहलाएगा, और अगर बी को पॉजिटिव कहना तो ए नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, उनको ड्रॉ भी हम कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे, इफ दिस इज ए देन दिस विल बी बी, देन दिस विल बी सी। तो चलना, क्योंकि इसकी टेल से इसके हेड तक जाना है, तो मैंने इनको जब आपस में जोड़ दिया है, मैंने जब इनको आपस में, और जोड़ कैसे दिया है, ये मैंने इसको असल में ये इस वाले वेक्टर को पकड़ा है, इसको मैंने यहाँ हेड टू टेल कर दिया। ठीक है, सुमिंग, ये मैंने हेड टू टेल कर दिया इसको, उसके हेड पे इसकी टेल को रख दिया, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस थी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला वेक्टर उसकी टेल से यहाँ हेड तक बनता। कोई प्रॉब्लम, अलहदा अलहदा करके इसे ड्रॉ किया ताकि आपको दिखाने में मुझे आसानी हो। तवज्जो है मेरी तरफ, ये बात समझ आ गई। मैंने आपको ऑपोजिट डायरेक्शंस का भी बता दिया और इसका भी बता दिया। लेकिन अगर डायरेक्शन ना ऑपोजिट हो जी बेटे, लेकिन अगर डायरेक्शन ना ऑपोजिट हो, ना ही सेम हो, डिफरेंट, सिर्फ लफ्ज हो डिफरेंट डायरेक्शंस, क्या करना है हमने, तो उसमें भी कुछ केसेस हैं, उसमें भी कुछ, वो केसेस क्या है, एक बुनियादी केस आपको देखना है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एनक्लोज्ड शेप, अगर शेप सारे वेक्टर्स को ऐड करके क्लोज हो रही है, अगर शेप सारे वेक्टर्स को ऐड करके, मैं आपके सामने कुछ वेक्टर्स बना देता हूँ, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, और ये चौथा वेक्टर है। अगर शेप एनक्लोज्ड है, ए बी सी और डी की इनक्लोज्ड है ना शेप, तो इन वेक्टर्स को जब ऐड किया जाएगा, आंसर जीरो ही आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, एनक्लोज शेप का मतलब है, इट मींस ऑल वेक्टर्स आर बैलेंस्ड। सारे क्या है आपस में, इस वर्ड को याद रखिएगा, बैलेंस्ड लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सम ऑफ वेक्टर्स इज जीरो, तो वी कॉल देम बैलेंस्ड वेक्टर्स। क्या कहते हैं उन्हें, कि वो एक दूसरे से नलीफाई हो रहे हैं, एक दूसरे से कैंसल आउट हो रहे हैं, एक दूसरे से खत्म हो रहे हैं। अब वेक्टर अगर हो वो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बैलेंस्ड है। और अगर वो वेक्टर हो फोर्स, एक वेक्टर का वर्कशीट में जिक्र आया था, तो हम कहेंगे फोर्सेस बैलेंस्ड है। कोई कंफ्यूजन, वी गुड सो फार। अब आपसे एक एग्जांपल पूछनी है, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम हो गया। ये एक मैंने आपके सामने एरो बना दिया, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये मैंने आपके सामने एक और वेक्टर बना दिया, 2 वेक्टर्स हो गए।
Let me try to. मैंने दो एग्जांपल्स लेने लगा हूं आपके सामने, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल है ये। बेटे मेरी तरफ ध्यान नहीं है आपका, अगर पूरा तो फिर क्या फायदा हुआ क्लास आने का, जिसका भी ध्यान नहीं है मेरी तरफ। मैंने आपके सामने दो वेक्टर्स बना दिए हैं। लेट्स कॉल दिस केस वन, केस ए। लेट्स कॉल दिस केस बी। वेक्टर्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। लेट्स टॉक अबाउट देम। जरा प्लीज पहले इस केस ए को फोकस करते हैं। केस ए में क्या हो रहा है? व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट केस ए? क्या ये तीनों एक दूसरे को क्लोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। रीम क्या हो रहा है? तो इनक्लोज होता, क्योंकि अगर मेरा स्टार्ट यहां से हुआ है, इफ आई स्टार्टेड ऑफ टॉक्स वॉकिंग फ्रॉम हेयर, Irene, if I started walking from here, I went to this place, then I went to this place. अगर ये इनक्लोज्ड है तो मुझे वहां से वापस यहाँ आना था ना, तो फिर तो मेरी टेल यहाँ होनी थी और हेड यहाँ होना था। ऐसा है यहाँ पे? नहीं है ना ऐसा यहाँ पे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर इज ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। यहाँ दो वेक्टर्स ऐड होके एक तीसरा वेक्टर हमें दे रहे हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? मेरा फोन यहाँ से पकड़ाना हो, कहीं मैसेज ना कर रही हो, मुझे पता लगे। बेटे समझ आइए यहाँ तक? इस केस की समझ आ गई? इधर नहीं है, फाहद भाई को दिया था, कॉल कर रहा था कोई जरा। हाँ फाहद, यार मेरा फोन वापस देना जरा। ये केस समझ आ गया आपको? दूसरे केस की तरफ चलो। इधर देखो, इसमें क्या हो रहा है? When I start off from here, I go to there and I come from there. ये है जिसमें क्लोजिंग हो रही है। तो इसमें a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू सी। मतिया, डिड यू गेट दिस? इसमें a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली a, सॉरी p, नाम इसका p है, सॉरी मैं भूल गया था। इसमें p प्लस q प्लस आर इक्वल्स टू 0 है। ये इन दोनों केसेस का फर्क। मैंने अभी आपको बताया। बेटे समझ आ गई हो है किंजा आपको? प्लीज आप साथ साथ यस नो कर देना जब भी कोई मसला हो। मेरी स्क्रीन पे क्योंकि पता नहीं क्यों मीटिंग पे शो नहीं होता। जी बच्चों, ये दोनों केसेस समझ आ गए? आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट बात की तरफ चलो, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलो। मैं इसी की एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट मी ब्रिंग इट हियर। ये आवाज कहाँ से आ रही बेटे? फैन से आ रही? इसको बल्कि 1 मिनट के लिए डिलीट ही कर देते हैं, इस वेक्टर को ना यहाँ से उड़ा देते हैं। नहीं उड़ाना नहीं चाहिए, काम आएगा, इधर रखते हैं साइड में। आपने देखा ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो मेरा वेक्टर है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों से। यहाँ तो प्रॉब्लम?
आई डू नो कि ए की और बी की आपस में रिलेटिव लोकेशन क्या है, या रिलेटिव एंगल उनका क्या बन रहा है। एंगल क्या होता है, एंगल ये होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सर मेरे में या academy के अपने में करा लो तो मेरे में करा लो, जहाँ पर भी करा लो। अपने में करा लें, मेरे में करा लें, इधर आप आप तो भेज दें, ये वाला भेज दो, वही काम होगा। ट्रांसफर नहीं होता, आपकी ऐप नहीं है चलती, ठीक तो चलाइए ना, आपकी ऐप में चला के देता हूँ आप मेरे अकाउंट में मंगवा थोड़ा आप। हाँ उसके भाई को कहें यार, उसने तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उल्टा मैं कभी तो डाउन ही हो गया मजीद। हमें तो लगा था आपसे बात करके कोई असर पड़ेगा, उसको तो कोई असर नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं यकीन करें, मैं जोर लगा लेता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं आपको धोखे में नहीं रहना चाहता। आप अगले साल की फीस दे रहे होंगे जनवरी में, आपको अगर पता लगेगा, मैं बहुत सख्ती से पता क्यों नहीं कह रहा, 800 पेपर हो सकता है कि यानी चांस भी है कि पास हो। मैं इसलिए ये भी नहीं बिल्कुल, वरना 100% भी आपको मुंह से नहीं कह रहा कि नहीं पास हूँ, वो तो पेपर है ऐसा। ठीक। लेकिन वो ना, मैं इस टाइम पे कल को आपसे ये नहीं मैंने सुना कि सर आप तो कह रहे थे ये कुछ कर लेगा, मेरी तरफ से हाथ खड़े कुछ भी नहीं कर रहा मैं। इससे पूछ लीजिए, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, कोई उस्ताद जो एक बच्चे के लिए कर सकता है ना, मैंने उससे 10,000 गुना ज्यादा किया। ठीक। लेकिन अब उसके शायद नसीब में है, या मेरे नसीब में ये पता नहीं, अल्लाह मियां ने मेरा इम्तिहान लिया ये कि तू हुन करके दिखा, तू इथे बर्दाश्त करके दिखा। ठीक। मोबाइल रखो। अरे चला जाएगा मैम को, अच्छा जी, सॉरी, वापस आ रहा हूँ जी। मेरे बच्चों, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट है सी वेक्टर। मुझे इनकी ये वाली लोकेशन, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे ग्रिड डिजाइन करूंगा, क्या करूंगा, ये मैं जनाब ग्रिड बना लेता हूँ यहाँ पे। मैंने अपने पास ग्रिड को लेके आना है, ये मेरा ग्रिड है। ये ग्रिड इसलिए, कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट रखना है ना मैंने, कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट रखना है कि नहीं रखना है। मैं आपसे अगर पूछता हूँ तहजीब कितनी दूर है, आप कहेंगे सर हमारी कौम से तो बहुत ही दूर है। तो मैं दोबारा पूछूंगा तहजीब बेकर्स कितनी दूर है, तो फिर आप क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से, हाउ फार इज तहजीब बेकर्स। 5-6 किलोमीटर। उतर वो सामने तहजीब है, खिड़की खोल, नमाज नहीं पढ़ी कभी इधर, 5-6 किलोमीटर है ये, क्या वहां उड़ के जाए ना 5-6 किलोमीटर फिर बनता है। मैं आपको एक तोप में डालता हूँ और यहाँ से फायर करता हूँ, तो आप 3-4 किलोमीटर उड़ के घुरे सामने सड़क के तहजीब बेकर से कहती 5-6 किलोमीटर। क्यों बेटे, पहले इस्लाम लाहौर से बरास्ता लाहौर जाएंगे, वो सामने तहजीब बेकर है। आपको पता है 1 किलोमीटर कितना होता है, आप घर कितनी दूर है ये पता है आपको। पता नहीं सर, मैं तो गाड़ी में बैठती आंखें बंद कर लेती हूँ। आपका घर कितनी दूर है उमर। देखो यार, किस्मत में बेइज्जती लगी है, वो बंदा 18 किलोमीटर चल के आगे बेइज्जती कराता है। यार वैसी है ने कहा। अच्छा। बाप, लामिया। अच्छा पुत्र, ये सामने मैं किसी समझदार से पूछ लेता हूँ, सर सलमान। नहीं, आप में से किसी से पूछ लेता हूँ। अच्छा, अच्छा तहजीब बेकर्स कितनी दूर है। वो सामने तहजीब बेकर्स है, मुझे क्या, मैं कौन सा कह रहा हूँ मैयर करके आओ। रीम आपसे पूछूंगा, आपने तो कहना सर एक कदम, एक कदम। वो सामने है सर। किसी कोई है क्लास में जिसको कोई थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करे। बलाज, बलाज, बलाज तहजीब कितनी दूर है, तहजीब बेकर्स। बलाज देखिए सामने में तहजीब, 0.5 किलोमीटर बलाज ने भी वो ना क्या कहते हैं, और ये 200-250 मीटर है भाई, पैदल चल के जाओ सामने में 200-250 मीटर बनता है। फिर भी नहीं 1 किलोमीटर यार, तुझे पता नहीं केड़ी दुनिया। अगर ना बना, आज शर्त लगाते हैं 1 किलोमीटर गाड़ी में बैठ, इधर गाड़ी में बैठना जो ऐसा होगा, ऊपर जब घूम के भी जाएगा 1 किलोमीटर नहीं बनेगा। जब तू वैसे नहीं खिलाएगा, मतलब जब तक शर्त नहीं आ रहेगा। अच्छा चल, अब काम करते हैं यार। भाई पता है, आज घर से लंच लेके आया, लंच के साथ 2 चम्मच लेके आया, तो उसके साथ लंच शेयर करना है, ये होता है ना प्यार।
लेकिन अगर ज्यादा प्यार होता तो पता क्या करता, एक चम्मच लेके आता। उतना प्यार ले कहता है सर, प्यार उतना ही है, लेकिन वो फिर बुरा लगेगा ना, सब बातें करेंगे। एक लंच, दो बच्चे, क्या बात है। हमारे बचपन में भी ऐसे ही होता था। हमारे बचपन में लंच किस किस्म के होते थे, नान टिक्की, तला नान, कैंटीन पे इस तरह की चीजें मिलती थी। तो हमारे भी एक बच्चा लंच लेता था, बाकी छीन छीन के खा लेते थे। यार मैं बहुत बच्चे मेरे से लंच छीनते थे यार। वाकई यार मैं बहुत शरीफ था। नहीं, मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी शरीफ काइंड ऑफ अ पर्सन। सारे बच्चों ने एक एक चम्मच लिया था, यानी अच्छी नहीं बनी थी, किसी ने एक चम्मच से ज्यादा नहीं खाया। बहरहाल वापस आ जाए जी लंच बॉक्स। यार मैंने पढ़ाते हो यार, इधर इधर फोकस करो। कोई और बात पूछ लेता हूँ। आयरीन, हाउ फार इज द ऑफिस, दिस ऑफिस, जहाँ आपकी बायो की क्लास होती है, हाउ फार इज द ऑफिस? टेक अ गेस। यार एक मिनट चुप कर जो ना। हाउ फार इज इट? टेक अ गेस, एस्टिमेट, हाउ फार इज इट? अ फ्यू मीटर्स, वो कह रही है अ फ्यू। आप लोग जरा गौर करेंगे पुत्र, अगर गौर कर लेंगे जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। नहीं गौर करेंगे, मैंने ऐसी कुरान की एक आयत भी पढ़ी है और पढ़ाई है, जिसमें जब लोग जहन्नुम में होंगे उन्हें पूछा जाएगा, दूसरे जन्नती उनसे पूछेंगे तुम्हें जहन्नुम में क्यों गए, तो वो कहेंगे हम गौर व फिक्र नहीं करते थे। हम गौर व फिक्र बड़ा अहम चीज। गौर व फिक्र बड़ी। अब जरा गौर व फिक्र फरमाइए, गौर व फिक्र किस बात पे करना है आपने? गौर व फिक्र इस बात पर करना है कि मैंने उनसे पूछा ऑफिस कितनी दूर है, तो शी सेड अ फ्यू मीटर्स, शी सेड अ फ्यू। उसका जवाब सही है कि गलत है? अगर आप इस वक्त अपने घर में बैठी होती आयरीन, एंड देन मैं पूछता ऑफिस कितनी दूर है, तब भी आप अ फ्यू मीटर्स कहती? नो, शी सेज नो। टाइम फॉर एन एपिफनी। जब आप कहते हैं अ फ्यू मीटर्स, तो आप चाहते हुए या ना चाहते हुए एक स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमिन करते हैं, जिसकी बेसिस पे कहते हैं फ्यू मीटर्स। अपने घर से नहीं आपने कहा फ्यू मीटर्स, क्यों? बिकॉज योर स्टार्टिंग पॉइंट हैज चेंज्ड। इसका मतलब है हर चीज की लोकेशन, कोई चीज कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में, डिपेंड करती है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। उस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? और ओरिजिन हम लोग खुद सेट कर लेते हैं। हमसे जब भी किसी वेक्टर की बात की जाती है, वी सेट द ओरिजिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, द जीरो वैल्यू हम खुद स्टार्ट करते हैं, यार यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ओरिजिन दे दिया अपना, कि मैं यहां से स्टार्ट करने लगा हूं। अब मैं जब यहां से स्टार्ट करने लगा हूं, सॉरी कॉल कर दी। लाजमी ऐसे ही है। हम्म। कुछ भी नहीं, क्या कर सकते। ठीक है। डन डन। अच्छा चलें वापस आ जाए जी। जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही बात। मैंने यहाँ से काउंटिंग करनी शुरू की, मैं चला 5 स्टेप 10 स्टेप जितना भी बनता है, मुझे उसने बताया। अब मैं बताने लगा एंगल किसको कहते हैं। एंगल ये होता है कि जहां भी आप खड़े हैं ना, वहां से आपने मुड़ना है। वहां खड़े खड़े आपने चेहरा अपना मोड़ना है। कितना मोड़ना है उसको एंगल कहते हैं। अगर आप अपना चेहरा, इस तरफ आपका मुंह था, आपने अपना चेहरा मोड़ा और आप पूरा ऐसे घुमाए, तो हम उसको 360 कहते हैं। किसी को पता है इसको 360 क्यों कहते हैं? हमने इसके 100 हिस्से भी तो कर सकते थे ना, हमने 360 हिस्से क्यों किए? क्योंकि उस जमाने में
पीपल यूज टू बिलीव कि दिन साल में 360 होते हैं, तो दे थॉट कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है 360 दिनों में, तो उन्होंने जमीन के इस चक्कर को 360 हिस्सों में तकसीम किया था। हैंस हम आज तक इसको 360 डेज ले रहे हैं, तो 360 डिग्रीज 360। अब जब हमने इसको इक्वल 360 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, जब इसको हमने इक्वल 360 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां खड़ा होकर मैं देखूंगा कि मैं उसमें से कितने हिस्से इस तरफ को मूव किया हूं। दैट विल टेल मी कि इसका रिलेटिव एंगल क्या है। मेरी टर्मिनोलॉजी सुन लीजिए, मैंने टर्मिनोलॉजी क्या बोली है। आई स्पोक ऑफ द वर्ड रिलेटिव एंगल। क्या वर्ड बोला मैंने? मुझे रिलेटिव एंगल देखना है। रिलेटिव एंगल बताता होता है डायरेक्शन। रिलेटिव एंगल ही डायरेक्शन है असल में। असल में द डायरेक्शन इज रिलेटिव एंगल। डायरेक्शन क्या है? अब वापस चलते हैं जी अपने काम की तरफ। मुझे अब जनाब ये वाला जो वेक्टर है ना, इसकी दो कॉपीज चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक 2 कॉपीज ऑफ दिस वेक्टर इफ द कंप्यूटर अलाउज मी। इसको मैं जरा उठा के ये इधर साइड पे कर देता हूँ, इस कॉपी को वापस फोकस कर लेता हूँ। ये जो मेरी कॉपी है यार, नहीं ना देख, ये मेरे साथ ना, मेरे साथ जाती तो है, आपके घर वालों के साथ भी जाती है यार। नहीं पढ़ना ना, खुदा की कसम उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्लास में एक ही बच्चा काफी होता है पढ़ाने के लिए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पढ़ाने पे कि जिसमें ये हरकतें हो रही हैं। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द। अब यू टेल मी कि इस रिजल्टेंट वेक्टर में भला को फर्क पड़ेगा अगर मेरे वो जो दो वेक्टर्स थे जिनसे रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, अगर मेरा ओरिजिनली वेक्टर एक होता, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अगर मेरा एक वेक्टर होता ये, और दूसरा वेक्टर यहां से शुरू होके यहां ये जाता, मेरे रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ा है? मैंने तो छेड़ा ही नहीं, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया यार। आई एम आस्किंग यू अबाउट द रिजल्टेंट वेक्टर। ये सी जो ए और बी से मिलके बना है, ये सी किससे मिलके बना है? जब मैं ए और बी की जगह यहां पर वैल्यूज लेता हूं, पी और क्यू, क्या उन्हीं से उनसे भी वही सी नहीं बन रहा? आपके सामने मैंने कॉपी पेस्ट किया था। रिजल्टेंट का क्या मतलब है? फाइनल इफेक्ट। रिजल्टेंट का क्या मतलब है? ए और बी का भी फाइनल इफेक्ट वही है जो पी और क्यू का है। क्या ये बात सच है कि नहीं? क्या मैं कह सकता हूँ कान इधर से पकड़ो या उधर से, एक ही बात है? वो मुहावरा यहां लगता है कि नहीं लगता? वी गॉट दिस। कोई मसला? अच्छा, अगर फर्ज करें प्यारे बच्चों, अभी देखें आप, थोड़ा थोड़ा सा मुझे आपके चेहरों से लग रहा है कि आपका घबरा रहे हैं। घबराएं मत। लुक एट द बोर्ड अगेन, फोकस ऑन दिस। मेरा मुझे आउटपुट चाहिए ये। समझे? ये बिरयानी की प्लेट है, ये क्या है? ये सी क्या है? ओ भाई क्या मसला है तेरा? जल्दी कर जा, जल्दी, मैं क्लास ले रहा हूं। ये सी है, ये समझे? दिस इज अ प्लेट ऑफ बिरयानी। मुझे ये बिरयानी की प्लेट चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी अम्मा आज घर में बिरयानी पका लें। अब अम्मा पहले चिकन का सालन बनाती है, बाद में चावल बॉईल करती है, या मेरी अम्मा पहले चावल बॉईल करती है, बाद में चिकन का सालन बनाती है, जिन्हें मिक्स करके तो बिरयानी बनती है। आउटपुट दोनों सूरतों में क्या यही आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब जिसको मैंने ये बिरयानी बनाने का तरीका सिखाना है, उसको मैं ये वाली रेसिपी सिखाऊं या ये वाली रेसिपी सिखाऊं, को फर्क पड़ता है इससे? पता नहीं पड़ता है कि नहीं। मुझे ये पता है कि अल्टीमेटली मैं इससे अगर रिजल्ट नहीं ना निकाल सकता, तो मैं इससे जरूर रिजल्ट निकाल सकता हूं। यहां तो कंफ्यूजन। अब मैं आपको मैथ्स की एक बात बताने वाला हूं। इन मैथमेटिक्स ये शेप कहलाती है ट्राइंगल, और ये भी शेप कहलाती है, ये दोनों शेप्स क्या कहलाती हैं? इन मैथमेटिक्स आप बताइए क्या ज्यादा आसान है? आपसे मेरा सवाल ये है, क्या ये ज्यादा आसान है कि u मल्टीप्लाई 98 विद 2, या ये ज्यादा आसान है कि u मल्टीप्लाई 100 विद 2 एंड देन -4? आंसर दोनों का पता है क्या आना है? क्या आना है? 196। नहीं, कर लें आप जी, आप कर लें दोनों का आंसर। आप अपने पास निकाल लें, जरा कॉपी पेंसिल निकाल लें, रेफर करके मुझे बता दें ये आंसर आता है नहीं, बाकी सारी दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक जाए।
जिसको वो गाना आता है वो गुनगुला ले उतनी देर तक बैठ के. Do you know that Apita Apita song? Apite Pite Apite. No? You know that? Is it a good song? It's a bad song? I haven't heard it at all. But I have a very young daughter who is about 6 to 8 months old. Whenever she's crying, my older daughter starts singing it in front of her. And she stops crying and she starts doing this. She's 8 months old only. I will try my best. I will definitely try my best. 197 आ रहा है. सुभान अल्लाह. 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है बेटे? 200 में से 4 माइनस करें तो क्या होता है? आपने 197 कैसे निकाला? वापस आ जाए जी. ओके बॉयज, लुक एट द बोर्ड अगेन. बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व करें इस तरह से. प्लीज लुक एट द बोर्ड अगेन. आप इसको सॉल्व करें ऐसे या आप सॉल्व करें ऐसे. आंसर विल स्टिल बी 190. If I know this method, why would I use this method? And that's how I roll. That's how I do maths. मैं हमेशा पता क्या करता हूँ? Whenever I'm given this kind of a number, मैं क्या करता हूँ? आपको पता है यहां से देख के क्या लगा? सच्ची बताऊं, वो ना कुछ खा रही थी हरम. जब मैंने देखा तो she was doing. Then you put the tissue in front of her. She did this, and then you did this. I was actually thinking यार इतना भी प्यार नहीं होता. But I just told you कि यहाँ से क्या पता लग रहा था. I just gave you my POV. There is a camera. If you don't believe me, we can have the video out of it. From my POV, this is what it looked like. आरम ऐसे ही लगेगा ना. आपका तो पता ना मैंने कब कब देखा है. चलो. अल्लाह मामी बेटा, वो उसका इतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ. अब वापस काम पे आ जाएंगे. ओके. सो मैं ऐसे ही मैथ्स करता हूँ. मैं कभी भी 98 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. मैं हमेशा, मुझे पता है 98 के करीब 100 है. और ये टेक्निक आपको मैथ्स में सिखाई भी जाएगी आगे जाके. मैं यही करता हूँ हमेशा. बिकॉज आई नो आंसर ठीक निकलेगा. बिकॉज आई नो आंसर. अब जरा गौर कीजिए मैथ्स में बेटे. जैसे ये जो चीज है ना, दिस दिस इज लाइक सॉल्विंग दिस. प्लीज देखिएगा. ये जो ऊपर वाला सेट ऑफ क्वेश्चन है ना, दिस इज लाइक सॉल्विंग ऊपर वाली ट्राइंगल. और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज लाइक सॉल्विंग दिस ट्राइंगल. मेरे पास ओरिजिनली ये ट्राइंगल है, बट आई विल कन्वर्ट इट इनटू दिस ट्राइंगल. और इस ट्राइंगल से मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा चुका हूं. दिस ट्राइंगल इज रैट, राइट एंगल ट्राइंगल. मैथ्स में राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना आसान होता है दूसरी ट्राइंगल की निस्बत. क्यों? बिकॉज वी हैव अ रिलेशनशिप. दोज रिलेशनशिप, वी हैव अ सेट ऑफ 3 relationships which are called as trigonometric ratios. ये क्या होती हैं मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ये क्या होती हैं मैथ्स में. फिलहाल हमें ये पता करना है इसमें से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें 3 आती होनी चाहिए. वो 3 रेशियोज क्या हैं? वी हैव साइन थीटा. थीटा क्या होता है? एंगल. थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing. और मैं अगर यहाँ पे अपने टीचर को याद नहीं करूंगा, सर हनीफ थे, अगर जिंदा है अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत डाले. फौत हो गए हैं तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए. हमें उन्होंने ये ऐसे याद कराया था. उन्होंने कहा था आपने इसको याद करना है ऐसे, सर पे हाथ, सर पर. इसको कैसे याद करना है? कुत्ता भौंकता है, ठीक है. और इसको कैसे याद करना है? टाट पर बैठ. पहले टाटों वाले स्कूल होते थे ना, उस जमीन पे जिससे आपके फ्लोर नहीं साफ करते. पहले उन स्कूल, वो पहले गवर्नमेंट स्कूल में कुर्सियां नहीं होती थी, तो वो टाट बिछे होते थे, उन पे वो लोग बैठते थे.
खैर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये कैलकुलेटर में कोई चीज होती है, ये क्या होती है? मेरा ये टॉपिक नहीं है अब्दुल राफिक, मेरा टॉपिक ये नहीं है कि ये क्या होती है। आई नो कैलकुलेटर पे ये चीजें होती हैं। ये क्या है? दिस इज जस्ट लाइक, जैसे स्क्वायर रूट एक फंक्शन है ना, स्क्वायर रूट कोई फंक्शन है ना। आप दोनों 2 मिनट चुप कर जाओ, चुप 2 मिनट। आप लोग मेरी तरफ देखो, स्क्वायर रूट एक फंक्शन है ना। आप कैलकुलेटर में लिखेंगे नंबर 4, स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे, वो आपको 2 आंसर दे देगा। ठीक है ना? ऐसे ही ये भी कोई फंक्शन है, इट इट डज समथिंग। आप ग्रेजुएशन में जाके सीखते हैं कि ये क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है। जैसे इसका तो हम अभी से सीख लेंगे कि ये कैसे काम करता है, कि इक्वल टू 2 आए, इसका हम ओ लेवल में सीख लेंगे। ये कैसे काम करते हैं तीनों, इसका नहीं हम ओ लेवल में सीखेंगे, इसका आप ए लेवल में भी नहीं सीखेंगे। लव, ये आप कब सीखते हैं? ग्रेजुएशन में, अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तब भी हल्का सा टच होगा। या आप गूगल को मेरी तरह का पागल गूगल करना चाहे तो कर ले, वरना कोई जरूरत। आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी एंगल है, द एंगल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 30 डिग्रीज, इट कैन बी 60 डिग्रीज, इट कैन बी 80 डिग्रीज, जो भी एंगल है उस पर अगर साइन का बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं? साइन का बटन दबाते हैं, तो जो आंसर आता है वो आंसर उतना ही होता है जितना अगर परपेंडिकुलर की लेंथ को डिवाइड करते हैं, सॉरी, अगर परपेंडिकुलर की लेंथ को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज की लेंथ से। अगर इस लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड करें, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज, इफ दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर। अगर इस लेंथ को इससे डिवाइड करें तो जो आंसर आता है इस एंगल की वैल्यू को एग्जैक्टली exactly साइन का बटन दबाने से वही आंसर आता है। ये मैंने कैसी बात कर दी, मैं बताता हूं मैंने कैसी बात कर दी। आपको पता है ये कोई चीज है, ये पता है क्या है? ये पाई है, एक पाई है, ठीक है? आपको पता है इसकी वैल्यू ये नहीं है, दिस इज नॉट पाइज वैल्यू। यार आप प्लीज वापस में बात बाद में कर लेना, पहले मुझे सुन लो या मुझसे सवाल पूछो। इसकी वैल्यू 3.142, इसकी वैल्यू 22/7 भी नहीं है। लेकिन आप जब 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं, somebody हैज अ कैलकुलेटर, प्लीज डू दैट। 22 को 7 पे डिवाइड करें, डिवाइड 22/7, 3.14, पहले 3 डिजिट सेम निकला है। 22/7 को जब हमने 22 को 7 पे डिवाइड किया तो पहले 3 डिजिट्स आगे जाके चेंज हो जाते हैं। पाई की वैल्यू 3.14215 आगे जाके नंबर चेंज होते रहते हैं। लेकिन हम अभी ओ लेवल्स में ना, आईजीसीएसई हम कहते हैं यार बच्चे को इतनी लंबी वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाएंगे, अभी इसी नंबर से खिला देते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, जैसे पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, बट वी कैन यूज दीज वैल्यूज ताकि हम काम अपना कर सकें, ताकि हम काम को सिंप्लीफाई कर सकें, एस्टिमेट्स एटलीस्ट ले सकें। बेटे मेरी बात समझ आ रही है? यार प्लीज ये मेरी तरफ ध्यान दें प्लीज रीम। जैसे पाई के साथ हम ये करते हैं, इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू वो नहीं निकलनी जो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके निकलती है, लेकिन शुरू का कुछ पार्ट सेम निकलता है तो हम यही यूज कर लेते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम? मैं मैसेज करूं? आपको बस है नहीं, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अपने भी मंगवा लेते सर, क्या ही जाना था। ये सर मेरा यूपीआई का कौन नंबर आ गया? आई बैन नंबर वो ये दे रहा हूँ आपको। यार ये कौन खेल रहा है इसी के साथ? कर लीजिए, कर लो इसको। कैसे मिल गया? अच्छा, दो तीन जगह पे क्या क्या उसको जी बच्चों यहाँ तक प्रॉब्लम, यार प्लीज इधर तवज्जो करो। यहाँ तक समझ आ गई? वो उम्र चुप कर दो 2 मिनट, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर। कॉस थीटा क्या होता है? मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना देता हूँ। इफ दिस इज अ, इफ दिस इज थीटा, तो फिर ये परपेंडिकुलर है आपकी, ये बेस है, और ये हाई लॉन्गेस्ट आर्म को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है बेटे?
कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो फिर यहाँ से एक नई चीज़ सीख लें, इनको अपने सामने रख लें। प्यारे बेटे, मुझे असल में इंटरेस्ट है एंगल के अंदर। किसमें इंटरेस्ट है मुझे? तो मुझे अगर पता है कैलकुलेटर पे एक और बटन भी होता है, अगर बेटे साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेटे इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? इसी तरह कॉस थीटा अगर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर टेन थीटा है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। आधी यहाँ तक समझ आ गई बात? मेरे पास था जनाब वेक्टर्स थे ये वाले, 1 2 3। आई हैड दिस काइंड ऑफ अ ट्राइंगल, आई हैड दिस काइंड ऑफ अ ट्राइंगल। सर आप कहीं भी जाएं, ध्यान मेरी तरफ देना। आई हैड दिस काइंड ऑफ अ ट्राइंगल, जिसके अंदर दिस वाज वेक्टर ए, जिसकी डायरेक्शन थी ये, दिस वाज वेक्टर बी, जिसकी डायरेक्शन थी ये। और हम हमेशा क्या करते हैं, मैथ्स में एरोज ऐसे दरमियान में बनाते हैं, फिजिक्स में एरोज कहाँ बनाते हैं? कॉर्नर्स पे, ताकि हेड टू टेल वाला कॉन्सेप्ट बन सके। ठीक है? तो मेरे से उससे क्या हो रहा था, आई वॉज फॉर्मिंग दिस रिजल्टेंट वेक्टर। आयशा और मिशाल प्लीज थोड़ी देर चुप कर जाओ। अब मैं इसका नाम रख रहा हूँ रिजल्टेंट आर वेक्टर। इन दोनों का रिजल्ट क्या निकल रहा था ये। ओके, आप जरा ट्विस्ट देखिएगा, मैं इनको नहीं जानता, आई डोंट नो दैम। व्हाट आई डू इज, मैं ए की जगह ये ले लेता हूँ एक वेक्टर, और मैं बी की जगह ये एक वेक्टर ले लेता हूँ। अब अगर आप गौर करें, जिनको मैंने वेक्टर्स लिया है मैं इनको अब बोल्ड लाइन से बना देता हूँ। आप अगर गौर करें तो इनके साथ मिलके मेरा वही यार राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। कौन सी ट्राइंगल बना रहा है? तो मेरे पास रैट है, जब मेरे पास रैट है तो मैं ये वाली ऊपर वाली वैल्यूज इस्तेमाल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो मुझे आर का जब मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है? व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट आर का मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है? क्या हुआ है? तो एसी यार हल्का कर लो, बंद कर लो, इधर से पंखे चला लो, क्या करूं मैं? बंद कर लो पंखे, चला लो यहाँ से। अब थोड़ी देर बाद चला लेना, अभी ठीक है मौसम। आर का अगर मैंने बेटे निकालना है मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है? अब ये बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी एंगल ट्राइंगल बन गई है? राइट एंगल ट्राइंगल में आपको याद होगा हमने पैथागोरस ने हमें एक फॉर्मूला याद कराया था। पैथागोरस का फॉर्मूला यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। पैथागोरस टॉट अस के हाइपोटेन्यूज, सॉरी, पैथागोरस टॉट अस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोट प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यार ये भी नहीं। पैथागोरस ने कहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, बेटा प्लीज 2 मिनट आप लोग बर्दाश्त कर लो या ऑफिस में चले जाओ, मुझे ये बहुत ज्यादा जोर दगा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, एंड पे आगे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का उसने कहा था, ये फॉर्मूला पैथागोरस ने हमें पहले दिया था, पहले नहीं इस पे अप्लाई हो सकता था। आई कुड हैव नॉट यूज्ड इट ऑन ए एंड बी, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी, बट आई कैन यूज दैट सेम फॉर्मूला ऑन पी एंड क्यू, क्योंकि पी और क्यू से राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। पी और क्यू से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई कैन से कि आर की वैल्यू, इफ आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आई कैन यूज दिस पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कि आर की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या निकलनी है, ये कैसे पता लगी? इससे पता लग गई। अब डायरेक्शन की बात आ गई। किसकी बात आ गई बेटे? तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आई कैन, यू नो, मेरे पास वैल्यूज हैं ये दो। कौन सी हैं? बेस और परपेंडिकुलर। कौन सी हैं?
बेस और परपेंडिकुलर उनमें से किस में यूज हो रही थी? tan थीटा में। किस में यूज हो रही थी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखिए, ये मैंने ये वाली वैल्यू यूज कर ली। इस सारे लेक्चर की शॉर्टेस्ट फॉर्म ये है, द समरी ऑफ दिस होल थिंग इज, आपको जब भी कोई भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और आपको उनका डायरेक्शन फाइंड करनी हो, यू टर्न देम इनटू अ राइट एंगल ट्रायंगल, यू टर्न देम इनटू अ, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज, मैट्रिक वाले बच्चों को पता होता, आई थिंक ओ लेवल में ये नाम नहीं यूज होता, ए लेवल में जाके यूज होगा। दिस थिंग इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या कहते हैं इसको? हम वेक्टर्स को कन्वर्ट कर देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर, और वेक्टर एक से ज्यादा भी होते हैं, हम उन्हें राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कार्टेशियन में मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया। तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज को ऐड करके ये मैग्नीट्यूड निकल आता है, और वाई एक्सिस की वैल्यूज के साथ, और डायरेक्शन निकालनी हो तो ये आप यूज कर लेते हैं। सो इफ ऑल एल्स फेल्स, ये डब्बा याद कर लें, आपका इससे गुजारा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। जी, अब तक हम फिजिक्स कर रहे थे। मेरे दिल तो यही था कि 10 मिनट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पता है मैं जज्बाती हो जाता हूँ। बंदे को जब किसी चीज से प्यार हो, उसका दिल करता है उसी में खोया रहे। मेरे लिए वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें। चलो आगे। अगर आप इजाजत देंगे तो। आप कहें नहीं सर, आपको नहीं इजाजत, कहें आई डोंट केयर। मैंने वैसे ही कहा, आप कह के देख लें, शायद को असर हो मेरे पे, बट नो। देखा, मैं यही चाह रहा, असल में मेरा ऑरा आपसे डाउन हो रहा था ना, तो मैं आपको वापस लाने के लिए मैंने ये किया है। आपने अभी अभी लंच शेयर किया रम के साथ, तो मैं जेलस हो रहा था। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, कल ने? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा जी, चलें जी। आगे क्या था हमारे? हाँ जी, एक क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है। मैं वो डाउनलोड नहीं किया पास पेपर मैंने, मुझे लेकिन क्वेश्चन हल्का सा याद है। आई वांट टू डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू गाइस। टाइम गुजर गया? गुजर ही नहीं रहा, इतना प्यार है हमारा आपस में, देखो टाइम ही नहीं गुजरता जब हम पास बैठे हैं, है ना? अब काम करता हूँ। यार ये नहीं सही बनी, दोबारा बनाते हैं। यस, दिस इज गुड नाउ। जरा प्लीज फोकस। ये बेटे एक तस्वीर हैंग कर रही है यहाँ पे, उस पे हार भी डला हुआ है, और आप कह लें मेरी है, कह लें नहीं, आपका दिल कर रहा है ना? नहीं, अच्छा चलो, ये कोई तस्वीर हैंग कर रही है। दिस इज रस्सी, दीज आर रस्सियां, दीज आर रोप्स, दीज आर, ये जो रोप है ये इस तरफ पुल करेगी इसको, और ये रोप, और ये जो तस्वीर है, इसका वजन रीच ये इस तरफ को पुल करेगा। यस, अगर ये बैलेंस्ड है, अगर ये, तो हमसे सवाल ये पूछा जाता है, वो कहता है जी ये 20 न्यूटन का जोर लगा रही है। अब आपको इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, सर ये न्यूटन क्या बुलाया, ये क्या, आपको मैं सादा लफ्जों में, वेक्टर, आपका फोकस किस पे होना चाहिए? वेक्टर पे। कह रहा है ये 20 न्यूटन का जोर लगा रही है इस तरफ को, और ये 20 न्यूटन का जोर लगा रही है उस तरफ को। अब किस तरफ को? ये उस तरफ और किस तरफ समझाने के लिए उसने हमें कहा है, यार इनका आपस में यहां पर जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, उधर देख लो, देख लो उधर, प्लीज उधर ही देखो सिर्फ, और कहीं ना देखो। कहता है ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 60 डिग्रीज का। कितना है ये? कितना है ये एंगल? 60 डिग्रीज। कहता है अब आप बताएं रिजल्टेंट वेक्टर क्या है इन दोनों का, लेट्स कॉल देम ए एंड बी। उसने क्या कहा है? ए एंड, आप गौर करें, अगर वो कहता ए बी और सी का रिजल्टेंट बताएं, ए बी और, तो ये तस्वीर तो बैलेंस है, और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, बैलेंस्ड हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। अगर तीनों का मांगता तो रिजल्टेंट क्या होता?
लेकिन उसने तीनों का नहीं मांगा, उसने कहा ए और बी का रिजल्टेंट निकालें। अब क्या करेंगे, सोचें क्या करेंगे, क्या किया जा सकता। मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया जा जी, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि आपने तो अभी मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं है, टच ही नहीं किया ज्योमेट्री को, है ना। अभी आपको डी इस्तेमाल करना शायद नहीं सीखा होगा आपने। चलें इस बात को यहाँ छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, मैं इस क्वेश्चन को बाद के लिए पेंडिंग कर देता हूँ। अभी सिर्फ इतना इसमें डिस्कस कर देता हूँ। आपके ख्याल में जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको यूज करके ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अब करना कैसे, इसके लिए मैथ्स की एक दो और चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, और इसको आगे टेस्ट के अंदर डालेंगे या वर्कशीट के अंदर डालेंगे, फिर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई मसला, गुड सो फार। 2 मिनट की ब्रेक है, फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे। मैं ये सारे अब तक के नोट्स आपको ना भेज दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। आप लोग देख के तसल्ली करके बता दीजिएगा, कोई मसला भी रहता है उसमें।